लाइव जाएगा। नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। सोचिए कैसा होगा बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे या फिर बिना कुछ बोले जीवन यापन करना। जब हमारे शरीर के किसी अंग में चोट लगती है तो हमें उस अंग की महत्ता पता चल जाती है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन कमियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन समस्या तब पैदा हो जाती है जब लोग उन्हें हीन भावना से देखने लगते हैं। समाज के दिव्यांगों के प्रति जो विपरीत सोच है, उसके बावजूद दिव्यांग आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस बात में कोई अतिशय नहीं है कि ये लोग आज अपने क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो इनके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन प्रयासों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील चर्चा पर आज हमारे साथ मौजूद है राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य जो हैं प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एक दिव्यांग के जीवन में और एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में मतलब क्या असमानताएं हैं, कितना अलग है, कैसे देखते हैं? हेमलता, सबसे पहले तो हम ये जान लें, अपने दर्शकों को बताएं कि हम दिव्यांग या विकलांग या पर्सन विद डिसेबिलिटी कहते किसे हैं। जी। जो कानूनी परिभाषा है उसमें जो है 1995 का जो एक्ट था उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी या विकलांगताओं को उसमें परिभाषित किया गया था। अभी जो 2016 का जो एक्ट आया है उसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उसमें 21 प्रकार की जो है दिव्यांगताएं या विकलांगताएं उसमें दी गई हैं। तो उसमें जो लोग देख नहीं सकते हैं बिल्कुल, या जो लोग कम देखते हैं यानी कि लो विजन है, जो सुन नहीं सकते हैं या सुन सकते हैं बोल नहीं सकते हैं, जिनकी मूवमेंट में दिक्कत है, जिनको व्हील चेयर यूज करनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, या चलने में या हाथ से लिखने में, या कहीं ना कहीं उनका कोई इम्पेयरमेंट है, यानी कि उनके अंग में कोई ना कोई इम्पेयरमेंट का मतलब है या तो उसमें चोट के कारण से या किसी बीमारी के कारण से, पोलियो के कारण से उनको दिक्कत आती है। तो कानून कहता है कि एक कॉम्पिटेंट जो सक्षम मेडिकल बोर्ड है वो अगर 40% या उससे अधिक डिग्री की विकलांगता निर्धारित कर देता है तो वो जो है उसको हम दिव्यांग मान लेते हैं। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि जब हम दिव्यांगों की दिक्कतों के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दिव्यांग जो है वो एक शब्द तो देखने में लगता है, उसके प्रकार कई प्रकार हैं। जैसे सुनने में दिक्कत वाला, बोलने में दिक्कत वाला, या देखने में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत। इसके अलावा कुछ डेफ ब्लाइंड भी होते हैं जो सुन भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जैसे थैलेसीमिया है, जिनको रेगुलरली ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो भी है। जो कुष्ठ रोगी हैं और ठीक हो गए हैं तो उनके सेंसेस में दिक्कत आती है, उनको डिफॉर्मिटी आ जाती है। इस प्रकार के लोगों को हम आमतौर पर 21 विकलांगताओं की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकार का। तो जब आपने कहा कि उनमें और आम लोगों में जो नॉन डिसेबल्ड हैं उनमें क्या दिक्कत आती है, तो हर किसी की अपनी समस्याएं, अपनी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। जो सामान्य व्यक्ति, सामान्य से मतलब है जिसको कोई इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी नहीं है, वो उसको आमतौर पर महसूस ही नहीं कर पाता है कि उनको क्या। अब जैसे जिसको देखने में दिक्कत आती है, तो जब देखने में दिक्कत है तो हमें चूंकि वो दिक्कत नहीं आती है इसलिए हम उस चीज को फील नहीं कर पाते हैं, ये वही फील करता है। सुनने वालों के साथ भी ऐसा है, जिनके मूवमेंट में दिक्कत है उनके साथ भी दिक्कत है। तो ये बहुत एक ये जो है संवेदनशील मामला है। और इसमें हमें समाज को संवेदनशील बनाने पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज को भी ये जरूरत है कि वो इन अपने लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा इनके ऊपर जो है इनकी सहायता करे, हर एक चीज में इनकी सहायता करे। लेकिन सर, बात करें जो दिव्यांग है उनकी शिक्षा को लेकर के, तो प्रदेश में इनकी शिक्षा और इनके रोजगार को लेकर के क्या व्यवस्था है, इस बारे में? देखिए, हिमाचल प्रदेश कई मामलों में, हेल्थ में, एजुकेशन में और भी कई सेक्टर्स में पूरे देश में जो है हम कहते हैं सबसे ऊपर हिमाचल। तो ये बड़े गर्व की बात है कि सबसे ऊपर हम कई मामलों में हैं। और हम दिव्यांग लोगों की शिक्षा को भी देखें तो हम कई राज्यों से आगे हैं, बहुत से राज्यों से आगे हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि हिमाचल प्रदेश में पहली कक्षा से लेकर के पीएचडी तक
एजुकेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ये ठीक है कि उसके पीछे मेरी एक जनहित याचिका थी, 2011 में मैंने दायर की थी, तो उसमें 2015 जून में उसका फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि इनको जीवन जीने के अधिकार में ये सन्निहित है, ये शामिल है कि इन लोगों को शिक्षा का अधिकार हो और मुफ्त शिक्षा का। तो न सिर्फ मुफ्त शिक्षा का अधिकार इनको मिला, अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हॉस्टल, राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने हॉस्टल फ्री कर दिया। इनको स्कॉलरशिप भी काफी मिलती हैं, वो भी मेरी PIL का था एक जो फैसला, जिसमें कि 5-6 गुना स्कॉलरशिप बढ़ा दी गई। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे डिसेबिलिटी वाले हैं और जो कि हॉस्टल में रहते हैं, उनको 3750 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप, यानी कि एजुकेशन फ्री, स्कॉलरशिप 3750 रुपए, अब हॉस्टल भी फ्री हो गया। तो जो बच्चे काफी आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली से आते हैं, उनके लिए पढ़ाई आसान हो गई है। ऐसे और भी बहुत सी चीजें जो हैं वो राज्य सरकार ने और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने की हैं। जैसे राइटर को लेकर के, जो ब्लाइंड लोग हैं या जो किसी भी विकलांगता के कारण से हाथ से लिखने में जिनको दिक्कत आती है, उनको राइटर देने की सुविधा होनी चाहिए। और इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश में कम संवेदनशीलता थी, खास करके हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। तो 2013-14 में मैंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और उससे इन बच्चों को राइटर मिलने का अधिकार मिला और जो गाइडलाइंस भारत सरकार की थी वो हाई कोर्ट ने लागू करने को कहा। तो अभी क्या है कि यदि कोई व्यक्ति हाथ से नहीं लिख पाता है, चाहे उसको देखने में दिक्कत है या हाथ से लिखने में दिक्कत है, उसको राइटर देना एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या ये जो अपना क्या कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन है, बैंक है, इनकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन अगर वो राइटर नहीं देते हैं तो वो व्यक्ति वो जो कैंडिडेट है वो किसी भी व्यक्ति को राइटर बना के ला सकता है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, ये लॉ कहता है, भारत सरकार कहती है। अब मेरा यही आपसे सवाल रहने वाला था कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किस आधार पर यहाँ पर रखी गई है, क्या आधार है? देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश में काफी क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें संवेदनशीलता और बढ़ाए जाने की जरूरत है। भारत सरकार ने 2013 में एक गाइडलाइंस इशू की थी और उनको रिवाइज किया 2018 में। 13 में था कि राइटर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए और उसको कंप्यूटर पर, ब्रेल में या जिस फॉर्मेट को वो समझता है उस फॉर्मेट में उसको परीक्षा देने का अधिकार है। और 2018 में उन्होंने कह दिया कि भारत सरकार ने कि राइटर एक क्लास जूनियर होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में यह केस गया जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एजुकेशन का जो मंत्रालय है और UGC उसमें पार्टी थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आप राइटर देते हैं तो वो राइटर उस कैंडिडेट से ज्यादा पढ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर परीक्षार्थी के ऊपर ये दायित्व जो है छोड़ा जाता है कि वो राइटर ढूंढ के लाए तो उसके लिए मुश्किल होगी, तो वो राइटर कोई भी ला सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने 2013 से इसको लागू कर दिया। हम इसलिए भी काफी अग्रणी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। 2013 से ये जो नीतियां हैं इनको लागू कर दिया। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अभी तक भी लागू नहीं किया, कभी करते हैं कभी वापस लेते हैं। तो ये सारी दिक्कतें यहां आ रही हैं। स्कूल के विद्यार्थियों को अभी भी दिक्कत आ रही है और एजुकेशन बोर्ड के साथ मैंने मामला उठाया, लेकिन उन्होंने जब नहीं सुलझाया तो मैंने कल राज्यपाल महोदय को एक लेटर लिखा और उस पर मुझे लगता है कि आगे कार्रवाई से ये मामला जो है सुलझ जाएगा, क्योंकि संवेदनशीलता होगी तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि बच्चों को या मुझे या किसी भी को भी कोर्ट जाकर के कानून लागू कराना पड़े। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल सर, जो आप प्रयास कर रहे हैं दिव्यांगों की शिक्षा के लिए वो निश्चित तौर पर जो है प्रशंसनीय है। और बात जब शिक्षा की हो रही है तो संस्थान में जो दिव्यांग हैं उनके लिए सुगम्य वातावरण बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी देखिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूँ, जो हमारे देश की एक अग्रणी यूनिवर्सिटी, जब हम जो है दिव्यांग लोगों की सुविधाओं और शिक्षा की बात करते हैं तो एक अग्रणी विश्वविद्यालय है। जब यहाँ महामहिम राष्ट्रपति आए थे अभी कुछ वर्ष पहले कन्वोकेशन में, तो उन्होंने अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में कहा था कि मुझे गर्व महसूस होता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श यूनिवर्सिटी के तौर पर विकसित हो रही है। तो मुझे भी लगा, क्योंकि मेरे पास नोडल ऑफिसर डिसेबिलिटी का HP यूनिवर्सिटी का जो है वो
दायित्व भी है। तो मतलब मुझे लगा कि ये शायद कितनी बड़ी बात राष्ट्रपति ने कही है और उससे हम सब का हौसला उससे बढ़ा, हमारे वाइस चांसलर का, दूसरे लोगों का हौसला बढ़ा। तो एक तो हमारे यहाँ एजुकेशन फ्री है, दूसरी बात है कि अभी राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने हॉस्टल भी फ्री कर दिए और हमारे यहाँ वातावरण सुगम्य नहीं था, यानी कि बैरियर्स थे, कोई लिफ्ट नहीं होती थी, एक लिफ्ट थी लाइब्रेरी में, कोई रैंप नहीं थे, टॉयलेट्स एक्सेसिबल नहीं थे, हॉस्टल एक्सेसिबल। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एक प्रोपोजल पर भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। उस 5 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहाँ कई लिफ्ट, रैंप, एक्सेसिबल टॉयलेट और ये सारी चीजें उसके साथ अभी काम जोरों से उसका चला हुआ है। एक तो ये, दूसरी एक जिसको हम सुगम्य पुस्तकालय कहते हैं, एक्सेसिबल लाइब्रेरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं तो 2015 में इन्होंने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया। ये ऐसा अद्भुत कैंपेन है, इतना अच्छा अभियान है, सुगम्य भारत अभियान, जिसकी की कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। तो उस अभियान के जरिए हमारी लाइब्रेरी में भी एक्सेसिबल लाइब्रेरी बनाई गई। जी। उस एक्सेसिबल लाइब्रेरी में 17 कंप्यूटर लगे हैं, उसमें नेसेसरी टॉकिंग सॉफ्टवेयर हैं, स्कैन करने के लिए इक्विपमेंट लगे हैं, वहां पर एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हैं जो आईटी के हैं और उन बच्चों की हेल्प करते हैं। तो ब्लाइंड बच्चे और दूसरे बच्चे वो वहां बैठ करके अपना सारा, देखिए ब्लाइंड बच्चे जो देख नहीं सकते हैं या बिल्कुल कम देखते हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से, टॉकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से MA, MPhil, PhD कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और नौकरियों में भी आ गए हैं। ये एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का जो हमने फायदा उठाया हमारी यूनिवर्सिटी में। इसके साथ ही वहां दूसरे बच्चों के लिए ई-जर्नल उपलब्ध होते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं और कुछ बच्चे जिन्होंने एक सुगम्य पुस्तकालय बनाया है भारत सरकार ने, ये भी सबकी जानकारी में होना चाहिए। उसमें कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति 100 रुपए की उसकी मेंबरशिप है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के उसका मेंबर बन जाता है। लाखों किताबें, एक दो नहीं, लाखों पुस्तकें उनके लिए क्लिक ऑफ माउस पे उपलब्ध हो जाती हैं। वो ई बुक्स हैं, वो उससे सुन करके पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार के ये सारे प्रयास विश्वविद्यालय ने किए हैं। जी बिल्कुल। आपने यहाँ पर कुछ उपकरणों की भी बात की कि कई बार ऐसा होता है, कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिन्हें उपकरणों की जरूरत पड़ती है। तो आपने शुरू में एक जिक्र किया था एक डिसेबिलिटी का, ब्लाइंड और डेफ, जो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। तो ऐसे में उनके लिए शिक्षा व्यवस्था में क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो दृष्टिबाधित हैं या ब्लाइंड है, उनके लिए पढ़ाई के क्या साधन है। अब जैसे सब लोग तो बैठ करके क्लास में नोट्स ले लेते हैं, ब्लाइंड बच्चा नोट्स नहीं ले सकता है। तो उसके लिए एंजल प्लेयर एक होता है, एक डेजी प्लेयर होता है। ये उनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस हैं जिनमें सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। बहुत उसमें उसकी जो मेमोरी जो अच्छी होती है, तो सारा मतलब ई मटेरियल, ई कंटेंट उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। उसी में जो है वो क्या कहते हैं, रिकॉर्डर भी होता है, तो वो क्लास में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है लैपटॉप के ऊपर आकर के अपने नोट्स बना लेते हैं या ब्रेल में अपने नोट्स बना लेते हैं। और चूंकि मैं एक स्वयंसेवी संस्था जो ट्रस्ट है उसका भी फाउंडर हूं, तो उस उमंग फाउंडेशन के माध्यम से हमने बहुत से ब्लाइंड बच्चों को लैपटॉप और डेजी प्लेयर और एंजल प्लेयर दिए हैं, जिससे कि उनका काम आसानी से जो चल जाता है। अब आती है बात डेफ ब्लाइंड की। हम कल्पना करें कि जो व्यक्ति सुन भी नहीं सकता है और देख भी नहीं सकता है, वो कैसे एजुकेशन लेगा। उसके लिए एक तो साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर आता है। जैसे कि अगर ब्लैक मूवी देखी हो तो उसमें रानी मुखर्जी ने जो रोल प्ले किया था वो डेफ ब्लाइंड का था। तो जो इंटरप्रेटर होते हैं वो ऐसे हाथ करते हैं डेफ ब्लाइंड, और इंटरप्रेटर अपनी साइन लैंग्वेज में उनके साथ ऐसे टच करते हैं। वो चूंकि देख नहीं सकते हैं, सिर्फ स्पर्श को ही समझते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं। और जब उनको कुछ कहना होता है तो वो इंटरप्रेटर के हाथ में इस प्रकार से जो है संकेत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो ई कंटेंट कैसे पढ़ेंगे। डेफ ब्लाइंड के लिए जो हमारा सिंपल लैपटॉप होता है जिसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर भी हम डाल देते हैं, उनको जरूरत नहीं टॉकिंग सॉफ्टवेयर की। उसमें एक जो हमारा कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में एक रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइस लगता है। वो रिफ्रेशेबल होता है, वो उसमें टाइप करते हैं, ब्लाइंड बच्चा उसको सुन लेता है और उसको ठीक कर देता है। क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो वो जो टाइप करते हैं उसमें एक छोटा सा जो स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन पर वो ब्रेल में टाइप हो जाता है। और ब्रेल में टाइप, चूंकि उनको ब्रेल आती है तो उसको ब्रेल में टच करके, स्पर्श करके उसको पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने से वो उसको फिर ठीक कर लेते हैं और एक बटन दबाते हैं, वो फिर वाइप आउट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लोग, जैसे ब्लाइंड लोग,
पूरी तरीके से कंप्यूटर यूज करते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारे ये लोग यूज करते हैं। ऐसे ही डेफ ब्लाइंड भी मेल करते हैं, रिसीव करते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो स्पष्ट शब्दों में अगर हम कहें तो केवल स्पर्श एक ऐसा माध्यम डेफ ब्लाइंड के लिए, डेफ ब्लाइंड के लिए स्पर्श है, और ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। क्योंकि मैं कई बार नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है जाता हूं, मेरा भाषण होता है या ट्रेनिंग देता हूं, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें हमने यहाँ पे हमने बहुत से बच्चों को जो हमारे संपर्क में आते हैं, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, मैंने दिल्ली भेज करके 3-3 महीने की उनको ट्रेनिंग कराई, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में 3 महीने की कंप्यूटर ट्रेनिंग कराई। जैसे मुस्कान है या जो और बच्चे हैं जो कि अभी लोग जिनको जानने लगे हैं कि ये बिल्कुल हायर एजुकेशन में अच्छे बच्चे हैं, तो वो दिल्ली से ट्रेनिंग करके आए थे। तो ये सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं। जी जी। तो इन सुविधाओं के बाद तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपका जो अनुभव है उससे संबंधित एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यदि किसी के घर में कोई अक्षम बच्चा पैदा हो जाता है तो जाहिर सी बात है परिवार का मनोबल बहुत टूट जाता है। तो ऐसे में किस तरह से आप प्रोत्साहित करते हैं उन्हें कि ये कहीं से भी हमसे अलग नहीं है, केवल जरूरत है तो इनको हमारे सहयोग की थोड़ा सा ध्यान देने की। हम ना कभी किसी को प्रीच करके, संबोधन करके, भाषण दे करके कभी प्रोत्साहन नहीं हो सकता है। हमारा एक सिंपल एक फंडा है कि टू शोकेस द एबिलिटीज ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो उनकी योग्यताएं हैं, जो उनमें प्रतिभा है, उनको निखारें और फिर समाज के सामने पेश करें। जैसे अगर कोई ब्लाइंड बच्चे यहाँ पर आए और कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या डेजी प्लेयर, एंजल प्लेयर पे आपके दूरदर्शन के माध्यम से अपने कार्यक्रम में लोगों को डेमो दें और अपनी बात भी बताएं, अपनी स्ट्रगल भी बताएं, तो वो जिसका मनोबल टूट रहा होगा वो मेरे या किसी के भाषण से उसका मनोबल नहीं ऊंचा होगा, उस बच्चे को देख करके होगा जो यहां तक पहुंचा है। देखिए पूरे देश भर में 5000 से ज्यादा ब्लाइंड लोग या लो विजन लोग बैंकर्स हैं, चीफ मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर तक हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके अलावा ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। क्या नहीं करते हैं ये सब तो हम जब उनको दिखाएंगे, जब हम उनकी शोकेसिंग करेंगे उनकी जो एबिलिटीज है, तो लोगों के मन पे, क्योंकि इसमें मनोबल टूट जाता है, ये आम उस व्यक्ति की बात है जिसको इस बारे में जागरूकता नहीं है। जो लोग जागरूक हैं तो वो अपने बच्चों का भी मनोबल बनाए रखते हैं और जो उसकी डिसेबिलिटी है वो उसको मजबूती बना करके आगे बढ़ते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में अभी आप विश्वास नहीं करेंगी, 6 लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो नेट सेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जो ब्लाइंड हैं। दूसरी डिसेबिलिटी वाले तो अलग हैं, जो ब्लाइंड हैं और पीएचडी कर रहे हैं और टॉकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से। वरना आमतौर पर सोचते हैं कि ये बेचारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो वो बेचारगी उनकी वो टैग दूर हो जाता है जैसे ही उनके सामने हम असिस्टिव डिवाइस में उनको ट्रेन कर देते हैं, और वो सब कंप्यूटर तो ऐसी चीज है, सब चीजें सिखाता है। जी बिल्कुल। तो ये हमसे अलग नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक बेहतर मंच प्रदान करने की, उनका सहयोग करने की। लेकिन सर व्यक्तिगत रूप से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपकी ये लड़ाई जारी है दिव्यांगों के लिए, तो ऐसे में कितना मुश्किल था इस लड़ाई को लड़ना? देखो बहुत मुश्किल था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 2017 में एक एक्ट आया, राइट्स ऑफ 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जिस तरीके का माहौल रहता था, अब नहीं है। प्रोफेसर सिकंदर कुमार जब से वाइस चांसलर बने हैं तब से उन्होंने बहुत काम आसान कर दिए। इन बच्चों के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती। उस समय के जो वाइस चांसलर थे उन सज्जन को मैंने कहा कि एक लड़की चंबा से, जिसको हम अपनी उमंग की स्कॉलरशिप पर शिमला लाए थे और बड़ी मेरिटियोस, वो जो मेरिट होल्डर बच्ची थी, उसको यहाँ पर 1 सीट दे रहे हैं। 40 सीटों में 2 सीटें होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, आप इसको एडमिशन दे दो, एक्ट ये है। उन सज्जन ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता हूं, और ये एक्ट अभी स्टेट गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया। मैंने उस बच्ची को कहा कि तुम एक हाईकोर्ट के नाम लेटर लिखो, और मैंने उससे लेटर लेकर के उससे हाईकोर्ट भेज दिया और वो PIL बन गई। और यूनिवर्सिटी को काफी फजीयत उठानी पड़ी, लताड़ यूनिवर्सिटी की हुई, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे पूरे स्टेट में 5% रिजर्वेशन लागू हो गया। लोअर लेवल पे यूनिवर्सिटी से नीचे यानी कि जो है 12वीं कक्षा तक 4% आरक्षण है सीटों में। तो ये इस प्रकार की लड़ाई, जैसे पोर्टमोर स्कूल में 2011 में 3 लड़कियों ने एडमिशन के लिए कहा जो सुंदरनगर के स्पेशल स्कूल से 1st डिवीजन में पास हुई थी और ब्लाइंड थी। प्रिंसिपल ने उस समय की मना कर दिया कि ये अंधी लड़कियां कैसे पढ़ेंगी।
जब मुझे पता चला और मैं चीफ जस्टिस के पास गया, जस्टिस क्या कहते हैं कुरियन जोसेफ, उन्होंने कहा कि आप एक पत्र दो और आपका पत्र जनहित याचिका बन जाएगा। उसका नतीजा है कि हम ना सिर्फ पोर्टमोर स्कूल, नाहन, जोगिंदर नगर और नगरोटा बगवां 4 सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल जिसमें हॉस्टल भी है, इन बच्चों के लिए रहने, खाने और पढ़ाई के लिए फ्री हो गए। तो इस तरीके की लड़ाई हमें लगातार लड़नी पड़ती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में संवेदनशीलता की कमी होती है। उसको जगाने का काम हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, हम सरकार से या किसी डोनर एजेंसी से कोई फंडिंग नहीं लेते। इसीलिए फंडिंग नहीं लेते हैं क्योंकि हम उनकी आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये लड़ाई हमारी लगातार चलती है और ये एक दिन की चलने वाली जो है वो नहीं है। जब तक इनके लिए एक बहुत सुगम्य वातावरण नहीं यहाँ पर बन जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई। अभी मैं बता रहा हूं कि करीब हमारे यहाँ 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पीएचडी में हैं। विश्वविद्यालय में एक और खास बात हुई, मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था यूनिवर्सिटी की, तो हमने क्या किया कि जो माननीय कुलपति हैं हमारे, उन्होंने मुझे इस मामले में पूरा सहयोग दिया और अब उसका नतीजा है कि ईसी ने एक डिसीजन किया कि हर साल एमफिल और पीएचडी में एक सीट, एक्स्ट्रा सीट इन बच्चों के लिए जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए तय कर दी गई। तो अब हर साल हर डिपार्टमेंट में अगर कोई भी सीट नहीं आती है पीएचडी में, तब भी इन विद्यार्थियों को एक सीट दिया जाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इन लोगों को हायर एजुकेशन में भी हमने पूरा दर्जा दिला दिया। और एक और बात बताऊंगा कि इन लोगों के लिए एक्ट में ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में कई वर्षों से वैन लगाई हुई है जो हॉस्टल से इनको कैंपस तक लाती है, कैंपस से हॉस्टल वापस छोड़ती है और यूनिवर्सिटी की बस में फ्री ट्रैवल ये लोग करते हैं। तो ये सुविधाएं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना हमने वातावरण विश्वविद्यालय में बनाया है, दूसरे किसी भी विश्वविद्यालय में भारत के कहीं एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है। कहीं अगर दिल्ली में एक्सेसिबल लाइब्रेरी है तो एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। तो हम एक अग्रणी विश्वविद्यालय के तौर पे उभरे और मैं सोचता हूं कि हमारा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में इन बच्चों के लिए भी अग्रणी बन सकता है अगर थोड़ी सी संवेदनशीलता सरकार में आ जाए तो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, हमारे इन अपने लोगों के लिए सहयोग बहुत जरूरी है। लेकिन सर, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपने ये सोचा कि इनके लिए काम करना है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सोच कैसे आपके ज़हन में? मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मित्रों में, रिश्तेदारी में कभी मैंने डिसेबिलिटी देखी नहीं थी। लेकिन मैं एक हाइपर सेंसिटिव हूं, बहुत ज्यादा भावुक हूं और उस भावुकता का नतीजा था कि मैं मतलब इन लोगों की दिक्कतें देख करके मुझे तकलीफ होती थी, कई बार मैं रो देता था। फिर बाद में मुझे महसूस हुआ कि मेरे आंसू जो हैं वो तो एक कमजोरी है, उन आंसुओं को मैं मजबूरी उसको जो है कि मतलब एक अपनी स्ट्रेंथ क्यों ना बनाऊं। तो मैंने फिर उसके बारे में अध्ययन किया, अभी से नहीं, 30-40 वर्षों से चल रहा है। तो उसके बारे में मैंने स्टडी की, रूल्स पढ़े, लॉ पढ़े, और कोई मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं हूं, मैं तो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं और यही पढ़ाता हूं। लेकिन मैंने जब इसको किया तो मुझे लगा कि हाँ, अब हम अपनी जब क्षमता हमारी बन गई तो हम दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो समाज में हाइपर सेंसिटिव होना भी कई बार आवश्यक होता है। सेंसिटिव हो, लेकिन हाइपर सेंसिटिव होने से हमारे सामने एक ट्रैक आ जाता है, सिंगल ट्रैक, कि हमें उस रास्ते पर चलना है। तो उस रास्ते पर चलते चलते मुझे लगता है कि काफी कुछ ऐसा हुआ जो खास करके हिमाचल प्रदेश मेरे लिए एक जो है एक्सपेरिमेंट रहा। तो काफी कुछ ऐसा हुआ जो दूसरे राज्यों से हमने इसको बेहतर राज्य बनाने के लिए प्रयास किए और उसमें सफलता भी मिली। जी बिल्कुल, न केवल उन विद्यार्थियों के लिए बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रीवास्तव सर एक प्रेरणा है कि आप लोग भी सहयोग करें उन दिव्यांग बच्चों का, उन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। तो सर, आपसे एक और मेरा ये सवाल रहेगा कि जब आप किसी दिव्यांग विद्यार्थी से, किसी बच्चे से मिलते हैं जो कहीं दूर दराज से आया हो, तो उसको शिक्षा के लिए, उसके भविष्य के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं? देखो, मिलने से पहले मेरा नंबर काफी लोगों के पास है, हजारों लोगों के पास है, और लोग मुझे फोन करते हैं
कोई भी दिक्कत होती है, जैसे आज भी मेरे पास फोन आया, कुल्लू की एक लड़की थी कि मैं बीए सेकंड ईयर में हूं और मैं 75% ब्लाइंड हूं, तो मुझे जो जो दिक्कतें आती हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर में मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद तुमसे बात करूंगा। उसका नंबर मैंने सेव कर लिया। तो ऐसे बहुत से हजारों लोगों के पास मेरा नंबर है। तो उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि तुम अपने को कमजोर मत समझो, तुम सब कुछ वो काम कर सकते हो जो दूसरे देखने वाले या चलने फिरने वाले या सुनने वाले लोग कर सकते हैं। जहां कहीं पर थोड़ी दिक्कत आती है, हमारे सामने जो है असिस्टिव डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस अगर मिल जाएं, वो उपकरण मिल जाएं, तो काम आसान हो जाता है। फिर कानून पूरी तरीके से पक्ष में है। दिक्कत कहां आती है? कानून तो कागजों पर है, उसको लागू करने में दिक्कत आती है। अगर वो दिक्कत जो है दूर हो जाए, तो इन बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग में आना। अब जैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस ब्लाइंड भी बन चुके हैं। अभी एक वकील बनी है, वो मूक बधिर है, वकील है। अभी मैंने शेयर की थी अपने ग्रुप में कि वो भी एक सोचने की बात है कि जो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, वो लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं उनके सामने एक तो उनका मनोबल ना टूटे, उनको उनसे बात करने के साथ साथ एग्जाम्पल पेश करता हूं, उदाहरणों से उनको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर भी क्षमताएं हैं। क्योंकि हम आमतौर पर समाज में क्या देखते हैं कि ये नहीं कर सकता, इसमें ये नहीं है, इसमें हम ये नहीं सोचना उल्टा चाहिए कि इस व्यक्ति में क्या गुण है और ये क्या कर सकता है। हम उल्टा सोचने लगते हैं कि ये नहीं। ये माता पिता भी करते हैं, समाज भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, इसलिए समाज में दिक्कतें आती हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत जो है जरूरी है कि हम दिव्यांगों का सहयोग करें, उनके लिए जो उपकरण है वो उपलब्ध करवाएं। सहायता करना यहाँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है दिव्यांगों के लिए। और निश्चित तौर पर दिव्यांगों के विषय में चर्चा एक बेहद संवेदनशील चर्चा है, और ऐसे में दूरदर्शन ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि दिव्यांगों को उनका समान हक और एक जो बेहतर मंच है वो प्रदान किया जा सके। तो लेकिन जरूरत ये भी है कि हमारा समाज जो है वो उन पर थोड़ा सा ध्यान दे, और साथ ही साथ ये भी जरूरत है कि समाज के जो लोग हैं उनके प्रति हमेशा संवेदनशील रहे, उनके लिए जो है एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो बरकरार रखें, उनकी सहायता करें जैसे हो सकता है। ये जो उदाहरण आपके सामने हमने पेश किया, जो अजय श्रीवास्तव सर हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं उनकी शिक्षा को लेकर, उनके लिए वातावरण सुगम्य बनाने को लेकर के बहुत सारी बातों का जिक्र किया। और श्रीवास्तव सर ने कहा कि वो उमंग फाउंडेशन चला रहे हैं, उसके वो अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि कितने ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं केवल एक व्यक्ति के द्वारा। यदि इसी तरह के प्रयास समाज का हर दूसरा व्यक्ति करे तो क्यों नहीं, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो निश्चित रूप से दिव्यांगों के लिए एक अग्रणी राज्य बनकर के उभर सकता है। और ये जो कीर्तिमान स्थापित करना है, ये आप लोगों के सहयोग से ही पूरा हो सकता है। तो आज का जो विषय है वो बेहद संवेदनशील रहा। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इस विषय पर चिंतन करेंगे और उन लोगों की सहायता करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।